जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आगे बढ़ाते हैं अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ को और आज हम करेंगे क्लास 9th एमसीक्यूज। सो हेयर वी गो विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी? Which among of the following is not the feature of a true democracy? Your first option is free and fair election. Second option, final decision is taken by those who are elected by the people. Third option, one person, one vote, one value. Fourth option, a democratic government rules within the limits set by the executive. So you have to press the pause button and mention your answer in the comment box. पॉज बटन प्रेस करिए, सोचिए क्या सही आंसर हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपने अपना आंसर नीचे मेंशन कर दिया है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। तो आपसे ये पूछा था कि इनमें से कौन सा ट्रू डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। आपका पहला ऑप्शन था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो ऑब्वियसली फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये किसी भी डेमोक्रेसी का, किसी भी ट्रू डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होगा। दूसरे ऑप्शन में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं दैट फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यस, दिस इज द मीनिंग ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी, यही तो है ट्रू डेमोक्रेसी। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू, अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। तो क्या नहीं है ट्रू डेमोक्रेसी का फीचर? दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन, एंड दैट इज A democratic government rules within the limits set by the executive. एक ऐसी प्रजातंत्रीय सरकार जो कि उन नियमों के अनुसार चलती है, उन नियमों के अकॉर्डिंग चलती है जो कि एग्जीक्यूटिव ने सेट किए हैं। नहीं, एग्जीक्यूटिव ने नहीं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किए हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पे एक एक ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में। इन अ डेमोक्रेसी the final decision making power must rest with those elected by the people. ठीक, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन, कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर है, 18 प्लस है, मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो हर व्यक्ति का एक वोट होगा और हर वोट की वैल्यू 1 होगी या फिर बराबर वैल्यू उसकी होगी। इसके अलावा अ डेमोक्रेसी मस्ट be based on a free and fair election. Very important point. Democracy should be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of lose. यानी जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है, चाहे वो पावर में है, राइट, या वो अपोजिशन में है, दोनों के जीतने के चांस और दोनों के हारने के चांस बराबर होने चाहिए। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी, दैट देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट। A democratic government rules within the limits set by constitutional laws and citizens' right. यानी जहाँ पर हमने देखा था कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो वर्क करेगी विद इन द लिमिट सेट बाय द एग्जीक्यूटिव। नो, not within the limits set by the executive, rather it should be limits set by the executive. ठीक, समझ आया। आगे बढ़ते हैं और अटेम्प्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, और यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एंड कुछ फीचर्स दिए हैं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपको इन एग्जांपल्स को इन फीचर्स के साथ मैच करना है, राइट। सो आई होप आप इसे ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। अपना पॉज बटन प्रेस करिए और एक बार इसको पढ़िए और ट्राई करिए कि आप इस क्वेश्चन को, इस एक्टिविटी को ज़रूर अटेम्प्ट करें। Next question, which of these is not a valid reason for arguing that there is a lesser possibility of famine in a democratic country? Right? तो ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी में से एक एमसीक्यू उठाया गया। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही रीज़न नहीं है ये बात कहने के लिए, इस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वहाँ पर फेमाइन आने के चांसेस कम हैं। ठीक, योर फर्स्ट ऑप्शन इज अपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन। सेकेंड ऑप्शन, फ्रेश प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। थर्ड ऑप्शन, गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। फोर्थ ऑप्शन, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। तो आपको अपना पॉज बटन प्रेस करना है और अपने आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही रीज़न नहीं है, वैलिड रीज़न नहीं है
इस बात के आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर फेमाइन आने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कंपैरेटिवली कम होती हैं। आई होप आपने अपना आंसर मेंशन कर दिया है। एंड व्हाट इज़ द राइट आंसर? राइट आंसर इज डी ऑप्शन, राइट। पीपुल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस इन एनी रिलीजन। इस बात का कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन के साथ। देखो, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान दें तो अपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टारवेशन। बिल्कुल ठीक है, अगर कहीं पे भी किसी राज्य में, किसी स्टेट में अगर सिचुएशंस खराब होती हैं, वहाँ पर फेमाइन आने की कंडीशन होती है, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन पार्टी क्या करेगा? अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा, वो उसको दबाव में डालेगा, राइट। और इस वजह से जो पार्टी है जो कि सरकार में है वो कुछ मेजर्स लेगी, कुछ एक्शंस में वो आएगी और चांसेस ये हैं कि वो वहाँ की पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगी, ठीक। तो ये डेमोक्रेसी का एक काफ़ी पॉजिटिव एंगल है। जब आप इस एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक एग्जांपल दिया था 1958 से लेकर 1960 तक चाइना में एक काफ़ी सीवियर फेमाइन आया था, राइट। और वो काफ़ी ज़्यादा मिस हैंडल्ड हुआ था। और एनसीईआरटी में जो उसका एनालिसिस दिया है वो ये दिया है कि बिकॉज इन चाइना वी डू नॉट हैव डेमोक्रेसी, बिकॉज इन चाइना वी हैव वन पार्टी सिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ वन पार्टी सिस्टम देयर वाज नो अपोजिशन। तो जब वो फेमाइन आया तो जो भी गवर्नमेंट मेजर्स ले रही थी, राइट, जो भी गवर्नमेंट मेजर्स ले रही थी उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था, बिकॉज देयर वाज नो अपोजिशन। एंड दैट इज़ द रीज़न गवर्नमेंट जो है विदाउट एनी प्रेशर काम कर रही थी। और जब भी विदाउट एनी प्रेशर काम होगा तो आपका जो काम की क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी माना गया था दैट बिकॉज चाइना डू नॉट प्रैक्टिस डेमोक्रेसी, इस वजह से इस तरह की सिचुएशन जब बनती है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो ये एक बेनिफिट है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी हमेशा जो है वो ऑन टोज रखती है आपकी गवर्नमेंट को, राइट। उसके बाद देखते हैं सेकंड ऑप्शन, फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर किसी भी एक राज्य में फेमाइन आता है, सूखा पड़ता है, तो जो प्रेस है, राइट, डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगा। जब फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा तो प्रेस क्या करेगा? प्रेस उस पर्टिकुलर जो रीजन है उसकी प्रॉब्लम्स को पूरे इंडिया में, ना सिर्फ पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोज करेगा, राइट। और जिससे कि एक प्रेशर क्रिएट होगा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो क्या कर सके, वो मेजर्स ले सके, ठीक। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन, गवर्नमेंट फियर्स इज डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। यस, अगर गवर्नमेंट अच्छे से इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल नहीं करती है तो कहीं ना कहीं उसे डर रहेगा कि वो अगले इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी और हो सकता है कि वो इलेक्शन हार जाए। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई सीवियर कैलेमिटी जब आती है तो उसके बाद अगर इलेक्शंस होते हैं तो जो गवर्नमेंट जो थी या जो पार्टी सत्ता में थी उसके हारने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। और फिर है फोर्थ ऑप्शन, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन प्रैक्टिस एनी रिलीजन। देखो, इसका आपके इस वाले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तो यस, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं है जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 40 villages in a district where the government has made no provision for drinking water. These villagers met and considered many methods of forcing the government to respond to their need. Which of these is not a democratic method? तो देखो, एक 40 गांव का एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 40 विलेजेस हैं जहां पर पीने का पानी उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने प्रोविजंस भी बनाए, प्रावधान भी बनाए, राइट। तो वहाँ के जो गांव वाले हैं वो सरकार को फोर्स करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पीने का पानी उस गांव में अवेलेबल कराया जा सके। तो नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है। सो यू हैव टू अगेन प्रेस द पॉज बटन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन था फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट्स क्लेमिंग दैट वाटर इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। बिल्कुल आप कर सकते हो, राइट। अब जो है डेमोक्रेटिक मेथड्स में ये भी एक तरीका है कि इन केस गवर्नमेंट
आपके राइट्स को अगर फुलफिल नहीं कर पा रही है तो आप जा सकते हैं जुडिशरी में और आप क्लेम कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को। तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन, बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज, यस इट मे साउंड अ बिट एक्सट्रीम मेजर, लेकिन ये भी आपके पास अधिकार है कि आप इलेक्शंस को बॉयकॉट कर सकते हैं। इनकेस कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी बातों को नहीं सुन रही है तो ये भी आपके पास एक मेजर होता है कि आप इलेक्शंस को बॉयकॉट कर सकते हैं। दिस कम्स अंडर योर आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, यस यू कैन डू दिस। आप लोगों को गैदर कर सकते हो, आप पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हो, और जहाँ पे आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हो, और ये भी एक तरीका होता है सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का। फिर देखते हैं लास्ट ऑप्शन, पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर। नहीं यार, ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे हम ब्राइब की बात कर रहे हैं, रिश्वत की बात कर रहे हैं। हालांकि ये तरीका है जिससे काम सबसे पहले होगा, ठीक है, सबसे पहले काम इसी तरीके से होना है और ये होता भी है, राइट, लेकिन इसको हम डेमोक्रेटिक तरीका नहीं मानेंगे, right? So this is also self-explanatory. Let's move to our next question. Question number 4. Which among of the following is considered as the soul of Indian Constitution? 50 बार कर चुके हैं, 50,000 बार कर चुके हैं, right? So आपको बताना है soul of Indian Constitution किसे कहा जाता है। Your first option is right to constitutional remedies. Second option is fundamental rights. Third option is directive principles of state policy. And the last option is preamble. Press बटन दबाएं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। Let's see what is the right answer, and the right answer is option number D. It means preamble is considered as the soul of Indian Constitution. कुछ लोगों ने हो सकता है right to constitutional remedies को भी टिक लगाया हो, right to constitutional remedies soul of Indian Constitution के नाम पर। तो देखते हैं इसमें कि right to constitutional remedies क्यों नहीं है इसका सही आंसर, और preamble इसका सही आंसर क्यों है, राइट। तो एक तो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बिल्ड। सो प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल बेसिकली एक फिलोसफी है जिसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिसाइड करता है, जो आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट अगर हम कह सकते हैं तो दैट इज़ प्रेम्बल, राइट। एंड प्रेम्बल इज़ ऑल्सो नोन एज मिरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको ऑफ मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। देखो, जब हम बात करेंगे, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, पहला है आपका सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब हम सोल की बात करेंगे तो इसका आंसर प्रेम्बल होगा, राइट। और जब हम बात करेंगे हार्ट एंड सोल की, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर आपका आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होगा, ठीक है। ओके, सो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपने प्रेम्बल का, जो भी एनसीईआरटी में दिया है उसी के थ्रू हम इसको रिवाइज करेंगे, हालांकि हम कई बार कर चुके हैं, बट स्टिल लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। सो व्हाट एग्जैक्टली प्रेम्बल सेज? इट स्टार्ट्स विद द वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, number one, justice. What kind of justice? Social justice, economic justice, and political justice. Then liberty. What kind of liberty? Liberty of thought, liberty of expression, belief, faith and worship. Equality, equality of status, equality of opportunity, and to promote among them all fraternity, भाईचारे को बढ़ाने के बारे में बात कर रही है। Assuring the dignity of the individual, हर व्यक्ति की समानता या फिर उसके सम्मान की रक्षा की जाएगी। And the unity and integrity of the nation, ठीक है। सो दीज आर द की वर्ड्स जिसमें मैं सर्कल कर रहा हूँ या जिसको मैं टिक लगा रहा हूँ, दीज आर द की वर्ड्स विच यू हैव टू रिमेंबर, जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप प्रेम्बल को अच्छे से समझ पाते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इस बॉक्स से, ये जो बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है ना, ये इसी बॉक्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अगर आपको ये बॉक्स याद हो गया और इसके कीवर्ड्स को आप समझ लें तो आपके आराम से यूपीएससी के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1945, 26 November 1949, not 45, 49, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So this is the preamble,
राइट। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ एज सच, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, बट एक क्विक रिवीजन के तौर पर इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया? जब हम वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय एनी किंग और एनी आउटसाइड पावर। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि भैया जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम उसको क्यों फॉलो करें? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम उसको क्यों फॉलो करें? हम इसलिए उसको फॉलो करें क्योंकि वो बनाया किसने है? वो बनाया वी द पीपल ऑफ इंडिया ने, ठीक है। हमें वो किसी राजा ने, किसी रानी ने या किसी बाहर की पावर ने नहीं दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद को दिया है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ लेजिटिमेट और दैट इज़ द रीज़न वी शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, भारत का जो संविधान है उसका सोर्स क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है, इसका सबसे सही आंसर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग इसका सोर्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखना है वी आर द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सोवरेन की बात करें, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स। तो हमारे जो फैसले होते हैं, चाहे वो इंटरनल हों चाहे वो एक्सटर्नल हों, वो फैसले कौन करेगा? वो फैसले हम खुद करेंगे। सो दिस इज सोवरेनिटी। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। सोशलिस्ट की बात करें, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, राइट, यहाँ पे जो वेल्थ है वो किसके पास रहेगा? वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा, ठीक है। प्राइवेट हैंड्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। सो इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट इट विल रेगुलेट द रिसोर्सेज लाइक लैंड, रिसोर्सेज लाइक वाटर, रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, राइट। सो ये काम रहेगा गवर्नमेंट का। और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को दूर करना, या फिर आप कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना ऑब्जेक्टिव रहता है आपके सोशलिस्ट में। कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। सेक्युलर, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। तो सेक्युलर शब्द को लेके ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी चल रहा था, मैं देख रहा था। सो एक चीज़ आप समझो, मैं बार बार एक चीज़ आपको कह रहा हूँ कि हमारे प्रेम्बल में ये शब्द लिखा है, ठीक। एक बार मैं आपको अच्छे से इसको समझा लेता हूँ और आप भी इसको अच्छे से समझ लो। प्रेम्बल में लिखा है सेक्युलर, बट ओरिजिनल प्रेम्बल में नहीं लिखा था। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रेम्बल में सेक्युलर शब्द को ऐड किया गया। अब जब हम सेक्युलर शब्द की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सेक्युलरिज्म, किसके सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है वो? तो एक तरफ है आपके नागरिक और एक तरफ है आपका स्टेट, ठीक है। तो जो ये सेक्युलरिज्म है ना, ये नागरिकों के सेक्युलरिज्म की बात नहीं कर रहा है। वो सिटीजन्स को ये अधिकार दे रहा है इन आर्टिकल 25 और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कि नागरिक चाहे तो कोई भी रिलीजन अपना सकता है, ठीक है। किसी भी मेथड ऑफ वर्शिप को अडॉप्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये नागरिक का अधिकार है। तो नागरिक का सेक्युलर होना ना होना वो नागरिक की चॉइस है। यानी आप इंडिविजुअल तौर पर सेक्युलर होना चाहते हैं या फिर नहीं होना चाहते, ये आपकी चॉइस है। आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए कि भाई तू सेक्युलर क्यों नहीं है या तू अपने आप को सेक्युलर क्यों नहीं कह रहा है, राइट, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे स्टेट की, तो ये जो सेक्युलर वर्ड है ना, ये स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में है, यानी स्टेट सेक्युलर होगा आपका। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट के सेक्युलर होने का मतलब ये हो गया कि भारत का जो स्टेट है दैट विल मेंटेन इक्वल डिस्टेंस और इक्वी डिस्टेंस विद ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। वो उसका हिंदू धर्म के साथ भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा जितना इस्लाम के साथ रहेगा, जितना क्रिश्चियनिटी के साथ, या जितना सिखिज्म के साथ, या जितना बौद्ध के साथ, या जितना जैन के साथ, या पारसी एंड सो फोर्थ, राइट। तो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रांस की या यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की, तो वहाँ पे वो ये कह रहा है कि वी विल नॉट शेयर एनी रिलेशन विद योर एनी रिलीजन, चाहे हिंदू धर्म हो गया, ठीक है,
चाहे आपका क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, यानी मुस्लिम्स हो गए, तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। सो दिस इज पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म एंड दिस इज नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अभी मैंने एक असाइनमेंट दिया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन ठीक तरीके से या तो समझ नहीं पाए थे या उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे। और ये होता है बहुत बुक में भी बहुत क्लियरली ये नहीं लिखा है कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या, तो ये सेक्युलरिज्म का मतलब आपको समझना है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect their rulers and hold them accountable, the government is run according to some basic rules, right? ये डेमोक्रेसी है। अभी हमने अपने लास्ट चैप्टर में किया भी था ये। रिपब्लिक का मतलब कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड ही शुड नॉट बी अ हेरिडिटरी पर्सन, तो वो क्या होगा? वो रिपब्लिक होगा, ठीक है। Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion, gender, social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all. तो यहाँ पे जस्टिस का क्या मतलब है? यहाँ पे इसका मतलब है, जैसे आर्टिकल 15 में लिखा है कि भैया हम किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सो एंड सो फोर्थ। और जो भी सामाजिक असमानताएं जो हैं, विषमताएं जो हैं, सोशल इनक्वालिटीज़ जो हैं, सरकार वो कोशिश करेगी कि उनको ख़त्म करे या उनको कम करने की कोशिश करेगी। कैसे करेगी? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करेगी और तब जाके उन सोशल इनइक्वालिटीज़ को कम किया जा सकता है। तो दैट इज जस्टिस, ठीक। उसके बाद है लिबर्टी, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन, यानी किसी भी तरह के अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं आप लोगों के ऊपर, ठीक है। अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं भी तो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे अभी कोरोना कर्फ्यू लगा है तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए हमारा जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको कर्टेल किया गया है। तो क्या वो किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिकॉज दैट इज़ रीजनेबल। लेकिन हाँ, अगर ये बोला जाए कि यार बिकॉज यू बिलोंग टू सर्टेन काइंड ऑफ रिलीजन और यू आर मेल और यू आर फीमेल एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर नॉट अलाउइंग यू टू गो आउटसाइड, तो कहीं ना कहीं वो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा और वो आपकी लिबर्टी के ऊपर अटैक होगा, तो वो नहीं किया जा सकता, राइट, ठीक है। द टर्म सोशलिस्ट मैंने अभी आपको बताया, सेक्युलर, और एक और वर्ड था इसमें इंटीग्रिटी, ठीक है। तो इंटीग्रिटी, 3 शब्द को जोड़ा गया था इसमें। इनको जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा आपके प्रेमबल में। फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, वही बंधुत्व के बारे में, भाईचारे के बारे में ये बात कर रहा है कि हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं। आपने मॉर्निंग असेंबली में स्कूल टाइम पर ये प्लेज भी लिया होगा, राइट, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ब्रदर्स तो हम लोग बोल देते थे, बट व्हेन इट कम्स टू सिस्टर्स तो हम चुप हो जाते थे। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नंबर 1, इलेक्शन कमिश्नर इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेकंड स्टेटमेंट, आफ्टर अपॉइंटमेंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर is not answerable to the president or the government. So you have to find out the correct option. 1 only, 2 only, both, none. Press the pause button. राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सोच लेना इसके बारे में आराम से, उसके बाद लिखना, जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। एंड यू गाइज आर डूइंग रियली फैंटास्टिक वर्क। जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। और मैं बार बार कहता हूँ कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट एक चीज़ अच्छी लग रही है कि आप लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे हैं, और नॉट ओनली यू आर परफॉर्मिंग, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो आप ठीक कर पा रहे हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसमें से 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो टिपिकल होते हैं, बाकी आसान होते हैं। बट जो पर्पज़ है इन क्वेश्चंस को बनाने का कि आप अपनी एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ लें, उसको बार बार आप रिवाइज कर लें, कहीं ना कहीं वो सॉल्व हो जाता है। चलो, आई होप आपने अपना आंसर लिख लिया है। वट इज़ द राइट आंसर? राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं ऐसा क्यों। सो इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड, फोकस करो वर्ड के ऊपर, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। नहीं भैया, नॉमिनेट थोड़ी करेगा, अपॉइंट करेगा, ठीक है। सो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट।
ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, वैसे तो बेसिक डोमेन में सबको ये नॉलेज होता है कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, राइट। तो इलेक्शन कमीशन नाम से पता चल रहा है आपको, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इलेक्शंस को कंडक्ट करेगा, उनको रेगुलेट करेगा। लोकसभा के इलेक्शन हो गए, राइट, राज्यसभा के इलेक्शन हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस हो गए। तो इन सारे जो इलेक्शंस होते हैं उनको कौन करता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, तो इनको कंडक्ट करेगा, इनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर की होती है। और इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक, लेकिन एक बार जब अपॉइंट हो जाएगा आपका इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो फिर वो बाउंड नहीं है कि वो राष्ट्रपति की बातें मानेगा, या फिर वो बाउंड नहीं है कि वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एटलीस्ट ऑन पेपर्स। ठीक है, सो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने हिसाब से काम करती है। और बेसिकली इनका काम क्या होता है कि इलेक्शन कैसे होंगे, कब होंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को निर्धारित करना, ये सब इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉरफादर्स दे एनविसाइज्ड अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन विच विल स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब वो कितना सही है, कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए, दैट इज़ अ डिबेटेबल क्वेश्चन। बट अभी तक अगर आप हिस्ट्री देखो इलेक्शन कमीशन की, तो काफ़ी प्राउड फील होता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि काफ़ी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, राइट, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जहाँ पे 130 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 100 करोड़ से ऊपर लोग वोट देते हैं या एलिजिबल हैं, और उनको मैनेज कर पाना और एक फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है उसे कंडक्ट कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। Next question, you have to find the correct statement. Number 1, over the last 50 years, the voters turnout in America and Europe has declined. Second option, in the same period, the voters turnout in India didn't see any major decline. Press the pause button, think about it. Trend के क्वेश्चन है ये, और इस तरह के ट्रेंड एनालिसिस आते हैं आपके एग्जाम में, खासतौर से इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस होता है। सो ये एक ट्रेंड एनालिसिस था जो कि एनसीईआरटी की क्लास 9 में दिया था। सो इन केस आपने वो पढ़ी है और आपको याद है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज सी। इसका मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, तो पिछले 50 सालों में अगर हम ट्रेंड देखें तो वोटर टर्नआउट रेशियो जो है अमेरिका में और यूरोप में वो कम हुआ है, वो डिक्लाइन हुआ है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वोटर टर्नआउट जो रेशियो है वो या तो बढ़ा है या तो वो स्टेडी रहा है, वो डिक्लाइन नहीं हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका ग्राफ है। तो सबसे पहले इंग्लैंड का आप देखें तो ये जो वॉयलेट कलर में है ये इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर में है ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखें कि किस तरीके से वोटर टर्नआउट रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, राइट। ठीक है, अब उसके बाद वो स्पीड पकड़ रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का आपका वोटर टर्नआउट रेशियो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे वो डिक्लाइन हुआ, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, पिछले 50 सालों में कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। ठीक है, सो ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, या तो वो स्टेबल है या तो वो राइज कर रहा है, लेकिन अभी तक वोटर टर्नआउट रेशियो गिरा नहीं है। वोटर टर्नआउट रेशियो का मतलब ये हो गया कि अगर 100 लोग एलिजिबल हैं वोट करने के लिए तो कितने परसेंट लोग आ रहे हैं, राइट। अगर 70% लोग 70 लोगों ने अगर वोट दिया है तो इसका मतलब वोटर टर्नआउट रेशियो 70 है। ठीक है, अगर केवल 50 लोग आ रहे हैं वोट देने तो वोटर टर्नआउट रेशियो कितना हो गया, 50% हो गया। ठीक है, सो दिस इज। इसके अलावा और भी कुछ आपको एनालिसिस देखने को मिलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है कि भारत में जो सोसाइटी है तो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन जनरली देखा जाए तो 4 पार्ट आपके होते हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और अपर कास्ट। तो इन सोशल ग्रुप्स में क्या ट्रेंड देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो कि यूरोप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व किया गया ये कि भारत में जो शेड्यूल ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, शेड्यूल ट्राइब जो है वो सबसे ज़्यादा वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है और 61% उनका वोटर टर्नआउट रेशियो है। उसके बाद फिर शेड्यूल कास्ट का नंबर आता है, 60% वोटर टर्नआउट रेशियो है, राइट। फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस 58% वोटर टर्नआउट रेशियो, और उसके बाद आपकी अपर कास्ट आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इनका जो वोटर टर्नआउट रेशियो है दैट इज़ 56%। तो भारत में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि जो comparatively weaker sections of the society हैं, they are more enthusiastic about the elections and they take more participation in the elections.
एज़ कम्पेयर टू योर अपर कास्ट और एज़ कम्पेयर टू योर जनरल कास्ट। ये अभी तक का आपको रिकॉर्ड देखने को मिलता है और ये 2004 का एनालिसिस है। 2004 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में बिल्कुल इसका रिवर्स है, यानी जो कास्ट या फिर जो सोशल ग्रुप जो है वो सोशल हायरार्की में ऊपर होगा वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर बिलो दी अपर कास्ट और हु आर बिलो द वाइट और हु आर बिलो द ब्लैक। ठीक है, तो वो जो सोशल हायरार्की में नीचे की तरफ जो लोग होंगे वो कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं अमेरिका में। ये समझ में आ रहा है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो वाइट लोग जो हैं अमेरिका में 60% उनका वोटर टर्नआउट है, ब्लैक लोगों का 56% है और जो हिस्पैनिक हैं उनका 28% है। सो ये अच्छा एक एनालिसिस है जो मिलता है आपको एनसीईआरटी में। इन चीज़ों के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, राइट। ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए एनसीईआरटी पढ़ी जाती है सो दैट आपका मेंस का कंटेंट स्ट्रांग हो सके, राइट। ओके, उसके बाद ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये आई एम डैम श्योर कि ये 32% से ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या है, इसमें लोगों से पूछा गया कि भैया आप जो है इलेक्शन की किसी भी प्रोसेस में आपने कोई पार्टिसिपेट किया है, यानी कोई भी व्यक्ति जो कि इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या नहीं। तो 1996 में केवल 8% ऐसे लोग थे जो कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे या इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में। भाई किसी की रैली में चले गए, किसी के झंडे लगा दिए, किसी की टी शर्ट पहन ली, राइट, किसी का प्रमोशन कर लिया, तो देयर वर ओनली 8%। इन 1998 13%, 1999 21%, 2004 में 32%। और अगर आप आज की बात करो 2021 में, तो आई एम 101% श्योर दैट इट मे बी अराउंड 45 to 50%। इतने लोग हैं जो कि डायरेक्टली अब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। एक और मैं लाइन पढ़ रहा था एनसीईआरटी में जिसमें लिखा था 2004 में जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से हर 7 इंडियन में से एक जो है वो फॉर्मली किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। ठीक है, हर 7 में से एक भारतीय है जिसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो ये तो है 2004 की बात, और 2014 के बाद से तो सिचुएशंस बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं। हम पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं और ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एडवेंचरस हुए हैं हम 2014 के बाद। तो डेफिनेटली ये 7 की जगह और जितना हम लोगों का एक परसेप्शन है शायद 4 तक आ गया होगा कि हर 4 में से एक भारतीय जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। खैर, राइट। सो एक और इसमें आपको एक एनालिसिस देखने को मिलता है जिसमें जनता से ये पूछा गया कि डू यू थिंक योर वोट मेक्स अ डिफरेंस। तो जब जनता से पूछा गया तो 67% लोगों ने बोला बिल्कुल जी पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, राइट। इसके अलावा 15% ने बोला कि हमको कोई आइडिया नहीं है कि हमारे वोट का क्या होता है, और 18% का कहना था जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी सरकार आ जाए काम नहीं होना है। ठीक है, बट आप देखो हमारा इलेक्शंस पे, हमारा डेमोक्रेसी पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट है कि 67% पॉपुलेशन दे स्टिल बिलीव कि जब हम वोट देते हैं और हम लोगों को चुनते हैं तो उससे हमारे डेमोक्रेसी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता भी है, राइट। इसमें काफ़ी अच्छा एक एनालिसिस में देख रहा था, उसमें ये लिखा था कि मान लेते हैं कोई पार्टी है एक्स, राइट, और उसका कोई कैंडिडेट है जिसका नाम है रामलाल। तो रामलाल ने एक्स पार्टी इसलिए ज्वाइन करी सो दैट ही कैन अर्न मनी, वो पैसे अर्न कर सके। और रामलाल का पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा है कि काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व है, राइट, करप्शन में भी इन्वॉल्व है, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरह का व्यक्ति जब पॉलिटिक्स में आता है तो जब वो काम करेगा तो उसका मोटिवेशन जो है काम करने का वो सोशल वेलफेयर तो नहीं होगा, पब्लिक वेलफेयर तो नहीं होगा, वो क्या होगा, वो करप्शन होगा। बट स्टिल वो काम करेगा, वो इसलिए काम करेगा क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है हमें 5 साल बाद ये अधिकार देती है कि हम दोबारा से वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर रामलाल काम नहीं करता तो हम उसको इलेक्शन हरा देंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न, ना चाहते हुए भी रामलाल को काम करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, राइट। Next question, which of the following statements about the reasons for conducting elections are false? Your option is elections enable people to judge the performance of the government. Second option, people select the representative of their choice in an election. Third option, elections enable people to evaluate the performance of the judiciary. And your last option, people can indicate which policies they prefer. तो आपको बताना है इसमें से इलेक्शंस करने के पीछे क्या कारण नहीं है, राइट।
So press the pause button, mention your answer in the comment box. Let's see what is the right answer, and it is C. राइट तो एक एक करके देखते हैं. इलेक्शंस इनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट. बिल्कुल ठीक है यार, रामलाल वाला केस अभी मैंने बताया. पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन. ये भी बिल्कुल ठीक है. इलेक्शंस इनेबल पीपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी. नहीं नहीं भैया, जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है. एंड पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे प्रेफर. ये भी ठीक है. देखो होता क्या है, इस लास्ट वाले ऑप्शन का क्या मतलब है कि कोई भी पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है ना, तो पार्टी ए और पार्टी बी, तो वो क्या करती है, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज करती है अपना. ठीक है, इलेक्शन मैनिफेस्टो. तो एक भाई बोलेगा कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. दूसरा भाई बोलेगा हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. ठीक है. तो जनता जो है, जनता जनार्दन जो है, वो दोनों की इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ेगी और उसको जो समझ में आएगा वो उसको जिताएगी. इसका मतलब हम ये भी तो बता रहे हैं कि हम किस तरह की पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं. राइट. तो ये वैसे ही ये इलेक्शन मैनिफेस्टो वही है जो आपने कई सारे वादे सुने होंगे कि अगर हम सरकार में आ गए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपके अकाउंट में ये आएगा, वो आएगा, सो आएगा. ठीक है. सो ये क्या है, इलेक्शन मैनिफेस्टो है. ठीक. सो कहीं ना कहीं सरकार को जब हम चुनते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि हम किस तरह की पॉलिसीज़ को प्रेफर कर रहे हैं. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही रीजन नहीं है ये कहने का कि भारत के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं. पहला ऑप्शन, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड. ओके. दूसरा ऑप्शन, इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज वेरी पावरफुल. थर्ड ऑप्शन, in India everyone above the age of 18 has a right to vote. And the last option is, in India the losing parties accept the electoral verdict. तो आपको बताना है नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. ठीक है. प्रेस द पॉज बटन, मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड इट इज ऑप्शन नंबर डी. देखो यार, डेमोक्रेटिक है कि नहीं इस बात का क्या पैमाना होगा, क्या पैरामीटर होगा. तो पहला, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड. बिल्कुल है भाई, इतने सारे वोटर्स हैं हमारे यहाँ पे. डेमोक्रेसी है इसलिए तो वोटर्स हैं. अगर डेमोक्रेसी नहीं होती, मोनार्किज्म होता या फिर डिक्टेटरशिप होती, तो वोटर्स की तो ज़रूरत ही नहीं थी. इंडियाज़ इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल. ये भी ठीक है. डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस का पावरफुल होना ज़रूरी है. जैसे सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, जैसे इलेक्शन कमीशन पावरफुल है, कैग पावरफुल है. राइट. तो ये भी ठीक है. इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ अ राइट टू वोट. और ये भी मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ अ की एलिमेंट ऑफ एनी डेमोक्रेसी. तो ये भी ठीक है. इन इंडिया द लूजिंग पार्टीज एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट. क्या ऑप्शन है उसके पास? अगर वो हार गई तो इलेक्टोरल वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी, है ना. तो ये ऑप्शन गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. President can appoint the leader of the majority party or the coalition of parties that have majority in Lok Sabha or Rajya Sabha as the Prime Minister. Second option, Prime Minister has a tenure of 5 years. So you have to identify the correct statement. Press the pause button और अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में. सोच लेना पहला, ठीक है, पढ़ लेना इसको 2-3 बार. Let's see what is the right answer, and the right answer is D option. इसका मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. तो ऐसा क्यों है देख लेते हैं एक बार. ठीक है. सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोक सभा एज प्राइम मिनिस्टर. क्वेश्चन में क्या था? प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टी दैट हैव मेजोरिटी इन लोक सभा और राज्यसभा. नहीं भैया, राज्यसभा में मेजोरिटी का क्या करना है. राज्यसभा में मेजोरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता. लोकसभा में अगर आपके पास मेजोरिटी है तब जाके आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. ठीक है. दूसरा, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजोरिटी सपोर्ट. द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर. प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है. ही वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है. तो फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है. राइट. 5 साल का कोई फिक्स टेन्योर उसका नहीं होता है. आया समझ. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एज वेल. दूसरा है, स्टेट डू नॉट हैव एनी फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स ओन. तो ये अब देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे 10th 11th 12th के एनसीईआरटी जब होंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होंगे. ठीक है. सो प्रेस द पॉज बटन और करो इसको. क्या है इसका आंसर? लेट्स सी द राइट आंसर. द राइट आंसर इज ए ऑप्शन. इसका मतलब आपका पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है. एक सेकेंड. डू नॉट हैव, स्टेट डू नॉट हैव एनी फंडामेंटल राइट्स. ए ऑप्शन
करेक्ट पूछा था ना, तो ए तो ठीक है। अरे यार दूसरा भी ठीक है भाई, स्टेट डू नॉट हैव एनी फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स ओन, स्टेट का अपना कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता है, तो ये भी तो ठीक है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए ना, इसका आंसर सी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ए। अच्छा इसका आंसर सी है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है उसमें। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एज वेल, तो ये ठीक है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं आपको न सिर्फ लेजिस्लेचर से प्रोटेक्शन देते हैं बल्कि एग्जीक्यूटिव से भी प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो आपके फंडामेंटल को आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे, तो मिल रहा है प्रोटेक्शन आपको, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं निकालेगा जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। तो आपको दोनों जगह से प्रोटेक्शन मिल रहा है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है ऑलरेडी, तो आपको याद रखना है लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव दोनों के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलता है। और दूसरा स्टेटमेंट है स्टेट डू नॉट हैव एनी फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स ओन, फंडामेंटल राइट्स आपके स्टेट के नहीं होते, फंडामेंटल राइट्स आपके सिटीजन के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है आपका, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर है सी। इसका मतलब इसका आंसर है सी, ए नहीं है इसका आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड एनी अदर अथॉरिटी इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव प्लस और कोई सरकार की अगर अथॉरिटी है, कोई भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगा, जो कि स्टेट की डेफिनेशन 12 में दी गई है, तो उन सबसे आपको बचाता है फंडामेंटल राइट, राइट। लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके 2015 में शायद पूछा गया है, नॉट श्योर, बट 2015 कहीं तो पूछा गया है, 2015 में या 16 में आया ये क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज, क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल? योर फर्स्ट ऑप्शन इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू हेल्प रिफ्यूजीज ऑफ सिविल वॉर, दूसरा है अ ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट, तीसरा है अ नॉन गवर्नमेंटल और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वेरी पुअर पीपल, और लास्ट ऑप्शन है एन इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी टू कैटर टू मेडिकल इमरजेंसीज इन वॉर रेवेज रीजन। तो देखो इसमें क्या आंसर है, नीचे लिखो अपने कमेंट बॉक्स में राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। इसका मतलब इट इज़ अ ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट, ठीक है। आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 9th में जो ग्लॉसरी जो दिया रहता है ना, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स हु कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट्स, दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ऑन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ह्यूमन राइट मूवमेंट है, ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया है। ऑलरेडी यूपीएससी ये सवाल पूछ चुका है, तो आपके एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको सीरियसली लो, इसको पढ़ो, रिवाइज करो बार बार, और ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, शेयर करो, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ, राइट। Okay, so this is it for today. We will continue our series. Take care of yourself, take good care of your family. God bless you. Thank you so much.